हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश साहित्य चैनल, जहाँ पे हम करते हैं इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चंस जो कि आपके मास्टर्स डिग्री एंट्रेंस में हो, पीएचडी एंट्रेंस में हो या फिर किसी भी रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम में आए हो। वो सारे क्वेश्चंस हम करते हैं रिलेटेड टू इंग्लिश लिटरेचर। और ये सेशन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि आप प्रिपेयर कर रहे हो या फिर करना चाह रहे हो या फिर ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हो। रिविज़न इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और इससे पहले क्लासेस में हमने PYQs कर रखे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिकट के, सो वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छे तगड़े लेवल के क्वेश्चन थे। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर को लेकर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो दूसरे किसी एग्ज़ाम में आ नहीं सकता। सारे क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं। और ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि नहीं, ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, मुझे आता है, या फिर ये मॉडरेट क्वेश्चंस हैं, इससे ज़्यादा टफ आ नहीं सकता। इफ़ यू आर थिंकिंग लाइक दैट, देन इट्स टोटली रॉन्ग। वैसा कभी सोचना नहीं चाहिए। हमें हमेशा एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचकर चलना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि एग्ज़ामिनर जो क्वेश्चन सेट कर रहा होगा उसका स्टेट ऑफ माइंड कैसा होगा और वो कैसे क्वेश्चंस डाल सकता है। उस हिसाब से आपको प्रिपेयर्ड रहना है। वो भले इजी क्वेश्चन हो, मॉडरेट क्वेश्चन हो या फिर टफ़ क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको आने चाहिए। और आप जितने PYQs हो गए, जितने मॉडल पेपर्स हो गए, सैम्पल पेपर्स हो गए, आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। बस आपको रट्टा मारना है। थ्योरी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया। अब एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्या होता है कि आपका कॉन्सेप्ट वो लोग नहीं देखते। आप कितना जानते हैं, कितना इन डेप्थ नॉलेज रखते हैं, आपकी राइटिंग स्किल्स कितनी अच्छी है, वो तो अलग सेक्शन होता है। पहले आपको MCQs के द्वारा परखा जाता है, और वो MCQs में सही जवाब देने के लिए यू जस्ट हैव टू मग अप, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर इज़ सो वास्ट। आप जितने एग्ज़ाम्स देंगे या फिर जितने PYQs देखेंगे ना, आपको लगेगा कि यार मैं प्रिपेयर्ड ही नहीं हूँ। मैंने इतना सब कुछ पढ़ रखा है, लेकिन एग्ज़ाम में कुछ और नए क्वेश्चंस आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? तो इसलिए अगर आप पहले से पढ़ रखे हैं, वेल एंड गुड, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। सो पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिया था। आज हम 21 से कंटिन्यू करेंगे। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट। Question number 21 says, the term a stream of consciousness is derived from the writing of option A, Mary Sinclair, B, Dorothy Richardson, C, William James, D, Gertrude Stein. टाइमर चालू हो चुका है। आप मन में ये मानकर चलिए कि within 10 to 20 seconds you have to recollect the answer and answer it in the comment section. ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में भी आपको क्विक आंसर ही देना है। Okay, so the answer is option C, William James. The term a stream of consciousness is derived from the writing of William James. Fine. Question number 22. Iambus is a metrical food consisting of option A, 2 syllables, B, 3 syllables, C, 4 syllables, D, 1 syllable.
ट्वेंटी सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए. Iambus is a metrical food consisting of two syllables. Okay, two syllables. Remember. Question number 23. An idyll is usually a poem about what? Option A. Picturesque city life. B. Panoramic view of nature. C. Picture of industrial society. D. Picturesque country life. ट्वेंटी थर्ड का आंसर है ऑप्शन डी. पिक्चरस्क कंट्री लाइफ. क्वेश्चन नंबर 24. द फ्रेज dissociation of sensibility was first used by option A. Philip Sidney, B. T.S. Eliot, C. John Dryden और D. Matthew Arnold. डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्रेज है. अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही क्वेश्चंस के और क्लासेस बनाऊं, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आप ही के लिए मैं मेहनत कर रही हूँ, तो मेरे लिए भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत मेहनत तो करना ही पड़ेगा, है ना. ट्वेंटी फोर्थ का आंसर है ऑप्शन बी. T.S. Eliot. The phrase dissociation of sensibility was first used by T.S. Eliot. Question number 25. Who among the following is not a university wit? Option A. Christopher Marlowe. B. George Peele. C. Robert Greene. D. Ben Jonson. क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा. नॉट अ यूनिवर्सिटी विट पूछा है. ऐसे एग्जामिनेशन में बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है. जब नॉट बोलता है तो बच्चे उसको इंक्लूड करके ऑप्शन ले लेते हैं, फिर वो आंसर गलत हो जाता है. तो इसलिए नॉट पूछा है या फिर अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी विट पूछा है, देख करके अच्छे से समझ के ऑप्शन टिक कीजिएगा. क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एंग्जाइटी में, एग्ज़ामिनेशन एंग्जाइटी में दिमाग सही से काम नहीं करता. आप बहुत कुछ पढ़कर गए होते हो और वहाँ पे याद ही नहीं आता. वैसा किसी का ना हो. मेरा भी कभी कभार हुआ है वैसा, इसलिए एक्सपीरियंस से मैं आपको कह रही हूँ कि आपका साथ ऐसा ना हो. लेकिन आपको भी क्वेश्चंस का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होते बहुत इजी हैं, बट इजी क्वेश्चंस ही ट्रिकी भी होती हैं. सो 25th का आंसर है ऑप्शन डी. बेन जॉनसन is not a university wit amongst these options. Christopher Marlowe, George Peele, Robert Greene यूनिवर्सिटी विट के पार्ट थे. चलिए एक लंबा सा क्वेश्चन आ गया, चलिए इसको पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 26. In an 1817 review of Coleridge's Biographia Literaria, Francis Jeffrey coined the term Lake School of Poets. Grouping: option A. Wordsworth, Coleridge and Crabbe. B. Wordsworth, Coleridge and Byron. C. Wordsworth, Coleridge and Hazlitt. D. Wordsworth, Coleridge and Southey. बेसिकली इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि लेक स्कूल ऑफ पोएट्स के
में कौन कौन इंक्लूडेड था? हु वर द मेंबर्स? 3 ही मेंबर्स थे। ये मत सोचिएगा कि बहुत सारे थे, उनमें से 3 का नाम लिखा गया है। 3 ही थे एंड यू हैव टू चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन देखने में लेंदी लग रहा है बट इट्स इजी। ट्वेंटी सिक्स का आंसर है ऑप्शन डी, वर्ड्सवर्थ, कोलरिज एंड साउदी। Okay, so let's move on to the next question. Question number 27. The term theatre of cruelty was coined by whom? A. Robert Brustein. B. Antonin Artaud. C. Augusto Boal. D. Luigi Pirandello. थिएटर ऑफ क्रूएल्टी, आपको अगर याद होगा तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स के थिएटर्स हैं। Theatre of Cruelty was coined by option B, Antonin Artaud. Question number 28. Who among the following writers belonged to the American Beat movement? A. Allen Ginsberg. B. Mark Beard. C. Isaac McLeish. D. Charles Baird. आंसर बिल्कुल कमेंट सेक्शन में देते रहिएगा ताकि मुझे पता चलना चाहिए कि आप में से कितने लोगों के आंसर सही हो रहे हैं और किस क्वेश्चन के आप आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो 28 का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, एलन गिन्सबर्ग। 29. Inversion is the change in the word order for creating rhetorical effect. Example, this book I like. Another term for inversion is A. Hyperledge, B. Hubris, C. Haiku or D. Hyperbet. आपने लिटरेरी टर्म्स अगर पढ़ा होगा तो आपको साथ साथ उसके डेफिनेशन के और एग्जाम्पल्स के अलावा आपको कुछ लिटरेरी टर्म्स के ऑपोजिट टर्म्स भी बताए गए होंगे। इफ़ यू कैन रिकलेक्ट, वेल एंड गुड। आंसर इट फास्ट। जी, तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आई होप बहुत लोगों को पता होगा। उसका आंसर है ऑप्शन डी, हाइपरबेटन। इन्वर्जन का ऑपोजिट टर्म है हाइपरबेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30. The Restoration comedy has been criticized mainly for its A. excessive wit and humor, B. bitter satire and cynicism,
C. Indecency and permissiveness. D. Superficial reflection of society. जिन लोगों को क्वेश्चंस के आंसर्स आते हैं, वेल एंड गुड, उन लोगों का रिवीजन हो जाएगा। चाहे आप कहीं से भी पढ़ लें, किसी बुक से पढ़ें, किसी दूसरे यूट्यूब चैनल से पढ़ें, या फिर कहीं से भी पढ़ें, आपका रिवीजन होना इज़ द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जिन लोगों को नहीं आता है, वी आर हेयर टू लर्न ओनली। कोई डिसअपॉइंटमेंट की बिल्कुल बात ही नहीं है। मुझे भी शायद कुछ क्वेश्चंस नहीं आते होंगे, या फिर मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स भूल गई होंगी, तो मेरा भी काइंड ऑफ रिवीजन ही हो रहा है, वैसे ही मानकर चलिए। ठीक है। रिमेंबर, एवरी टीचर इज़ अ लर्नर। ही लर्न्स अलॉन्ग विद द स्टूडेंट। ये कभी मत समझिएगा कि टीचर इज़ सुपीरियर देन स्टूडेंट। ओके, वो पहले ऐसा एक वक्त पे समझा जाता था। आजकल के जनरेशन में और NEP, एज़ पर NEP 2020, डेफिनेशन ऑफ अ टीचर एंड स्टूडेंट एंड लर्नर एंड एजुकेशनल प्रोवाइडर सब चेंज हो चुका है। ठीक है, तो वाइडर कॉन्सेप्ट लेकर हमें चलना पड़ेगा। सो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या है? आंसर है ऑप्शन सी। Restoration comedy has been criticized mainly for its indecency and permissiveness. Question number 31. Incunabula refers to option A. Books censored by the Roman emperor. B. Books published before the year 1501. C. Books containing an account of myths and rituals. D. Books wrongly attributed to an author. अब तक हमने इस वीडियो में 10 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अगर आपका साथ बना रहता है तो ऐसे और भी वीडियोस हम बनाएंगे आपके लिए। Incunabula refers to option B, books published before the year 1501. Okay, so remember this term. This might be a new question to you, क्योंकि ये क्वेश्चन रेयरली पूछा गया है। मैंने जितने अभी तक क्वेश्चन पेपर के सेट्स देखे रखे हैं, so this is one of the rarest questions to be asked. Question number 32. The phrase "the willing suspension of disbelief" occurs in A. Biographia Literaria. B. Preface to Lyrical Ballads. C. In Defense of Poetry. D. Poetics. Willing suspension of disbelief. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेडली पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन। The willing suspension of disbelief occurs in option A. Biographia Literaria. Question number 33. A monosyllabic rhyme on the final stressed syllable of 2 lines of verse is called monorhyme. B. Feminine rhyme. C. Masculine rhyme. D. I rhyme. फिर से पढ़ती हूँ क्वेश्चन को। अ मोनोसिलेबिक राइम ऑन द फाइनल स्ट्रेस्ड सिलेबल ऑफ 2 lines of verse
क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है ऑप्शन सी, मैस्कुलिन राइम. Question number 34 says, the title, The New Criticism, published in 1941, was written by option A, Cleaneth Brooks, B, John Crowe Ransom, C, Robert Penn Warren, D, Alan Tate. The New Criticism किसने लिखा था? Answer is option B, John Crowe Ransom. Question number 35. English iambic pentameter was brought to its first maturity in A, sonnet, B, dramatic verse, C, lyric, D, elegy. मैं यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस करवा रही हूँ वो सारे मिक्स्ड अप होंगे, इजी, मॉडरेट एंड टफ क्वेश्चंस. ओके, ये नहीं कि सिर्फ इजी क्वेश्चंस ही करवाया जाएगा या फिर मॉडरेट ही करवाया जाएगा या फिर सिर्फ टफ क्वेश्चंस ही करवाए जाएंगे. आपको जैसे एग्ज़ाम में मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं वैसे ही यहाँ पर भी मिलेगा, क्योंकि मैं डायरेक्टली PYQ से करवा रही हूँ या फिर सैम्पल क्वेश्चन से करवा रही हूँ. ये नहीं कि मैं आपको प्रॉमिस करूँगी, नहीं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ओनली टफ़ क्वेश्चंस ही आएंगे. फिर आप जब एग्ज़ाम जाएंगे तो आपको लगेगा कि अरे यार ये तो इजी क्वेश्चन आया है, मैंने तो इजी क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं. वैसा कभी होना नहीं चाहिए, ठीक है. सो आई डोंट मेक एनी फॉल्स प्रॉमिसेस हियर. आपको हर टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, नए, पुराने, इजी, मॉडरेट, टफ, हर टाइप के. और आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ पे लर्न करना होगा, अटेम्प्ट करना होगा, ताकि आप एग्ज़ाम में जब जाएं, चाहे वो आपकी नौकरी लगने वाली एग्ज़ाम हो जहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चंस आते हों, या फिर मास्टर्स करने के, PhD करने के, या फिर NET के एग्ज़ाम्स हों, आपको वहाँ पे सारे क्वेश्चंस आनी चाहिए पॉजिटिवली. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे साथ बने रहना पड़ेगा, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वो मेरे मोटिवेशन के लिए. इतना तो आई होप कर ही सकते हो यार, प्लीज़. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर है ऑप्शन ए, iambic pentameter was brought to its first maturity in sonnet. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 36 says, there is nothing outside the text is a key statement emanating from A, feminism, B, new historicism, C, deconstruction, D, structuralism. There is nothing outside the text. I hope we are here with the answers. So the answer to question number 36 is option C, deconstruction. Question number 37. The term intentional fallacy is first used by option A, William Emerson, B, Northrop Frye, C, Welleck and Warren, D, Wimsatt and Beardsley. यहाँ पे गलत
लिखा गया है, मिसप्रिंट हो रखा है। इंटरनेशनल फैलेसी नहीं, इंटेंशनल फैलेसी होता है वो। कंफ्यूज मत हो जाना कि ये कौन सा नया टर्म पूछ लिया है, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं करके। वो इंटेंशनल फैलेसी ही पूछना चाह रहा है, मिसप्रिंट हो गया है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, विमसैट एंड बेर्डसले। क्वेश्चन नंबर 38, Who among the following was not a member of the Bloomsbury Group? Option A, Lytton Strachey. B, Clive Bell. C, E.M. Forster. D, Winston Churchill. आज हम क्वेश्चन नंबर 40 तक करेंगे, क्योंकि मैक्स 30 मिनट्स इज़ ओके। उससे ज़्यादा लेंदी हो जाए तो देखने वालों को भी इंटरेस्ट चला जाता है, ठीक है। सो वी शैल कीप इट शॉर्ट एंड क्रिस्प। सो आज के सेशन में हम 20 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। पिछले सेशन में भी हमने 20 क्वेश्चंस किया था, और उसके पहले वाले क्लासेस भी ज़रूर जाकर देखिए, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। सो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर है ऑप्शन डी, विंस्टन चर्चिल। क्वेश्चन नंबर 39, ये 39 क्वेश्चन स्किप करते हैं क्योंकि इसको मैच करना है काइंड ऑफ। सो पेन एंड पेपर रहेगा तो इट विल बी ईजियर फॉर यू, इसलिए स्किप करते हैं इसको, क्योंकि बोल के पढ़ के करवाना इस मुश्किल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, अ शेक्सपियरन सोनेट हैज़ द फॉलोइंग राइम स्कीम। ऑप्शन ए, ए बी बी ए सी डी सी डी। बी, ए बी सी डी ई ई। ऑप्शन सी, ए बी सी डी ई एफ जी जी। ऑप्शन डी, ए बी ए सी डी ई ई। इसके पहले वाले क्लास में भी एक दो राइम स्कीम रिलेटेड क्वेश्चंस थे। अगर आपने नहीं देखा है तो क्लास ज़रूर जाकर देखिए। Come on guys, this is the last question to answer today, okay? I hope you are up with the answers. Answer is option C, A B C D E F G G. So क्लास को और लेंदी ना करते हुए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। हमने 20 क्वेश्चंस किए हैं। आगे और क्लासेस जारी रखने के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। आप अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके उतने व्यूज़ दिलाइए वीडियो को, और वो सब्सक्राइब और शेयर करने पर ही आएगा। ओके, थैंक यू।